नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक हो, कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर पशुपालन विज्ञान का है। जो आपके 12th एग्रीकल्चर हैं उसके अंदर जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है उसके पीछे जितने भी अब सद वाले क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11th एग्रीकल्चर को कंप्लीट, कहने का मतलब है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल, इन तीनों के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद हमने 12th एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के सोल्व कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हो या जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, यूपी के टेट का, एमपी पेट का, सीजी पेट का, आईबीपीएस, एएफओ, डबल एओ, इन सभी एग्जाम्स में अगर आपने देखा हो तो 11th-12th के पीछे, जो 11th-12th आपके एग्रीकल्चर की बुक हैं, इन सभी चैप्टर्स के पीछे जो अब सद वाले क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम की तैयारी तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं बट 11th-12th को सोल्व नहीं करते। 11th-12th के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ते, 11th-12th को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारे कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार क्वेश्चन तो बिल्कुल यहीं से हमारे सामने से पूछा गया था बट हमने इसको नहीं देखा, उस केस में आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए 11th-12th को अच्छे से पढ़े, क्योंकि जो आपका कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम है वो 11th-12th बेस्ड है। इसके अलावा जो आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनमें भी आपके 11th-12th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक नोटबुक लेकर बैठे या एक खाली पेज ले लीजिए, उसमें एक तरफ नंबरिंग लिखिए क्वेश्चंस की 1 2 3 4 और एक तरफ आंसर लिखिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपको पहले ही आंसर देना है, उसके बाद में आपको राइट आंसर चेक करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। देखो, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर हम उनको गलत कर देते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे अंदर एक डर उत्पन्न होता है, उस डर की वजह से हम आंसर गलत लगा देते हैं। बट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल होके आपको अपना एग्जाम देना है और यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना है, सोचना है, समझना है, उसी के बाद आपको आंसर देना है। चलिए बात करते हैं पशुपालन विज्ञान की। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगर कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो उसका जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? क्या लागत को कम करना है, या फिर उत्पाद की मांग को बढ़ाना है, या सॉरी उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना है। ठीक है, 11th में लिखा हुआ है, 12th में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना है। इसके अलावा उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भाई कोई भी व्यवसाय जो हम शुरू करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना लागत को एक तो कम से कम करना होता है, इसके अलावा उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कहने का मतलब है ए व बी दोनों हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी सी आंसर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। गाय, भैंस तथा बकरी, ये तीनों, इसके अलावा भेड़, इसके अलावा ऊंट, ये भी मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देखना, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके वहां से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? गाय, भैंस, बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं? यहां इसको अंडरलाइन करना, बाल को क्या बोला है? पुनः प्रकट करते हैं। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि हम तैयारी अच्छे से करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी गलत आंसर लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, अच्छे से नहीं समझ पाते। अच्छे से समझना, गाय, भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः वापस प्रकट होते हैं। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मध्यकाल क्या होता है। तो देखो, मध्यकाल को इंग्लिश में बोला जाता है ईस्ट्रस
ईस्ट्रस पीरियड। क्या बोला जाता है बाल को? ईस्ट्रस पीरियड बोला जाता है। इसको गर्मी में आना भी बोला जाता है। कहने का मतलब होता है ऐसा काल होता है जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट करती है। ऐसे काल को क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। अब सपोज करो मध्यकाल आ रहा है, ठीक है, अब वापस पुनः कितने दिन बाद लक्षण मध्यकाल के प्रकट होंगे, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 16 से 17 दिन बाद, या 19 से 21 दिन बाद, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहां पर आपकी गाय भी दे रखी है। कहने का मतलब है बोस इंडिकस, बोस टॉरस, भैंस बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस कार्बेंसेसिस, बकरी गॉट केप्रा हिरकस। ठीक है, ये तीनों को ध्यान में रख के आपको आंसर देना है। कहने का मतलब है सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपसे ईस्टर्स साइकिल पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 21 दिन बाद वापस लक्षण प्रकट होते हैं। किसके? मध्यकाल के। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या था? भाई सबसे पहले इंसान ने या मनुष्य ने जो पशु को पाला था, क्यों पाला था? वैसे तो सबसे पहले इंसान ने किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। लेकिन यहां एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण हो, जो मानव के लिए महत्वपूर्ण हो, या जो कृषि में योगदान दे सके। ठीक है, उन पशुओं की यहां पर बात चल रही है। तो उद्देश्य क्या था? क्या वस्त्र प्राप्ति करना था, या फिर भोजन प्राप्त करना था, या फिर सवारी करना था, या फिर बोझा ढोना था? क्यों पाला था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, इंसान ने सबसे पहले जो पशुओं को पालना स्टार्ट किया था बाल को, वो किसके लिए किया था? मांस के लिए किया था। अच्छा, इस मांस का क्या करते थे? इस मांस को क्या करते थे? भोजन के रूप में काम में लेते थे। पहले तो कच्चा मांस खाते थे, फिर धीरे धीरे पकाकर खाने लगे। आपको याद होगा, इसीलिए आप लोगों से एग्जाम के अंदर गाय के मांस को क्या कहा जाता है, भैंस के को क्या कहते हैं, भेड़ के को क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भोजन के लिए इंसान ने सबसे पहले पशुओं को पालना स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, अगर पूरा का पूरा फोकस आपका वीडियो में रहा ना, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके जो पशुपालन विज्ञान के होंगे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व से पाले जाते रहे हैं? हम पशुओं को कब से पाल रहे हैं? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको बता रखी है किसकी? पशुपालन विज्ञान की, कि सबसे पहले किसको पाला गया, उसके बाद किसको पाला गया, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको बताया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा हमारा आंसर? क्या 2000 ईसा पूर्व, या 4000 ईसा पूर्व, या 6000 ईसा पूर्व, या फिर यहां लिखना बाल को 3000 ईसा पूर्व? चलिए आंसर दीजिए, आंसर क्या होगा? मनुष्य द्वारा पशु को कब से पाला जाने लगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इन सब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व। अब ध्यान से समझना, इंसान ने वैसे तो सबसे पहले कुत्ते को पाला, बट हम बात करेंगे यहां पर किसकी? भेड़ की बात करते हैं। जो भेड़ पालन स्टार्ट किया था इंसान ने, वो 8700 ईसा पूर्व किया था। इसके अलावा बालक अगर हम बात करें किसकी? बकरी की, तो बकरी पालन 7700 ईसा पूर्व किया था। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं यहां पर भैंस की, तो भैंस पालन स्टार्ट कब किया था इंसान ने? ये किया था 2200 ईसा पूर्व। कब किया था? 2200 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कि बताइए गाय पालन इंसान ने कब स्टार्ट किया था? अब आप कहोगे कि सर यहाँ 8700 है, यहाँ 7700 है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो देखो 8000 ऐसा तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पर 2000 है, 4000 है, 6000 है, 3000 है। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6000 ईसा पूर्व हो जाएगा, और यहीं से आपका गाय का आंसर भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? बात कर रहे हैं गाय की। गाय दो प्रकार की मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो होती है देसी गाय और एक होती है विदेशी गाय। देसी गाय जिस पर कुबड़ पाया जाता है, जिसका जूलॉजिकल नेम बॉस इंडिकस होता है। एक होती है बालक विदेशी गाय जिस पर कुबड़ नहीं पाया जाता, वो बॉस टॉरस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाय से कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं? क्या गाय से हमें दूध मिलता है?
क्या दही व घी भी मिलता है, या गोबर एवं मूत्र भी मिलता है, या उपरोक्त सभी। अच्छे तरीके से सोच समझ के आंसर देना है, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि आप सही और सटीक आंसर दें। देखो सीधी सी बात है, कोई भी कंपटीशन इतनी आसानी से फाइट नहीं होता है, एक एक नंबर, आधा आधा नंबर हमारे लिए इंपोर्टेंट है, इसीलिए अच्छे तरीके से आपको आंसर देना है और पेपर के अंदर भी बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के ये आंसर हमें देने चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, देखो गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है, दूध हमें मिलता है, इसके अलावा उस दूध से हम दही बना लेते हैं, उसी दूध से हम घी बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाय का गोमूत्र, गोबर, ठीक है, गोबर और मूत्र ये दोनों भी प्राप्त होते हैं। गोमूत्र का नाम आपने सुना होगा, औषधियों में इसको काम में लिया जाता है, कई बीमारियों को ठीक करता है। गोबर से कंडे बनाते हैं, ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो गाय से हमें ये तीनों प्राप्त होते हैं। इस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी गाय से सारे के सारे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय की दुधारू, यहां पर लिखा हुआ है बालको, नस्ल है, क्या है, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है। अच्छा, दुधारू नस्ल का मतलब ये है मिल्क ब्रीड, ऐसी नस्लें जिनको किसान सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए पालता है, ऐसी नस्लों को दुधारू नस्लें कहा जाता है। तो यहां पर वही नस्ल आपको बतानी है। देखो ऑप्शन है, क्या नागौरी है, या खिल्लारी है, या गिर है, या हरियाणा है, जिसको हरियाणवी भी बोलते हैं। क्या होगा, तो यहाँ पर जो गाय की दुधारू नस्ल है वो आपके कौन सी है, गिर है। अच्छे से याद रखना, गिर, गिर के जंगल, ठीक है। इसके कान कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, गिर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुधारू की। दुधारू गायों को आप कैसे याद रखें, आपके कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में 9 गाय की नस्लें दे रखी है। तो दुधारू गाय की नस्लों को इस तरीके से याद रखे कि हमें क्या करना चाहिए, 1 गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, 1 गिलास दूध रोजाना पीना चाहिए। अब गिलास से कैसे याद रखोगे, तो इससे याद रखोगे, ये गिर हो जाएगी गी से, और ला से बालक क्या हो जाएगी, लाल सिंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाल सिंधी। और स से क्या हो जाएगी बालक, तो साहीवाल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, साहीवाल। अब देखो ये कौन सी नस्लें हैं, तो ये दुधारू नस्लें हैं, दूध देने वाली नस्लें हैं। ये 3 इंपोर्टेंट है। इसके अलावा एक और आती है जिसको देवनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवनी। तो यहाँ पर देखो इनमें से कौन सा होगा, गिर है, तो गिर हमारे पास क्या हो गई है, दुधारू नस्लें हो गई है। इसके अलावा भार वाहक भी होती है, इसके अलावा द्विप्रयोजनीय होती है, संकर होती है, विदेशी होती है। ये सब ट्रिक के जरिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से देख लेना। टॉपिक का नाम है काउ की कंप्लीट काउ, मतलब गाय की संपूर्ण जानकारी या गाय की नस्लें। उसके अंदर गाय को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, अच्छे से एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मिनिएचर गाय कहलाती है। जो मिनिएचर गाय है उसको और किस नाम से जाना जाता है, क्या उसको बच्चौर कहा जाता है, क्या उसको खिलारी कहा जाता है, क्या कंगायम कहा जाता है, या बेचूर कहा जाता है। क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेचूर। जो मिनिएचर गाय है, छोटी कद की गाय होती है और इसको बेचूर नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं थोड़ी देर पहले आपको गिर के बारे में बता रहा था, तो ध्यान से सुनना। जो गिर गाय है, गिर गाय, ठीक है, उसके सींग कैसे होते हैं, इस तरीके से वक्राकार, जैसे हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं, हाफ मून लाइक, कहने का मतलब है अर्ध चंद्रमा जैसे सींग होते हैं। और माथा कैसा होता है, तो उभरा हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, कानों की, तो कान कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा कान होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे लटकते हुए पत्तीनुमा कान किसके होते हैं, तो याद रखोगे आप, किसके हो जाएंगे, ये होते हैं आपके गिर गाय के। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है गिर के बारे में, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है। भारवाही का मतलब बालक ध्यान से समझना, ऐसी गाय की नस्ल जिसको बोझा ढोने के लिए किसान पालता है, या भार उठाने के लिए, या कृषि कार्यों के लिए पालता है, वो आपको बताना है। आओ देखो, ऑप्शन है, नागौरी है, राठी है, हरियाणवी है, या थार पारकर। क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नागौरी। नागौरी बैलों का नाम आपने सुना होगा। पूरे विश्व में सर्वाधिक तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल है बालक, वो कौन सी है, नागौरी है। ना तो गोरी है और ना ही काली है, कैसी है, धूसर रंग की है, वही है नागौरी।
जिसकी आंखें हैं काली काली, जिसकी पूंछ है काली काली, जिसके कान हैं काले काले, जिसकी नाक है काली काली, जिसके खुर हैं काले काले, वो कौन है? वही तो नागौरी है। और नागौर से इसका क्या माना गया है? ओरिजिन माना गया है। और पूरे वर्ल्ड में किसके लिए? तेज दौड़ने के लिए और कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि राठी की, सर राठी की से क्या क्वेश्चन आता है? तो बालक इसको राजस्थान की क्या बोला जाता है? बोलो। इसको राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है बालक? इसको राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। अगला जैसे कि हरियाणवी की बात करें तो उसकी सिर की हड्डी उभरी हुई होती है, आपको याद रखना है। थार पार कर से क्या याद रखोगे? जो थार के भी पार हो। थार रेगिस्तान है और रेगिस्तान के पार पाकिस्तान है, वहां से गए की नस्ल आई है। कहां से? तो सिंध प्रांत पाकिस्तान से आई है। कहां से आई है? सिंध प्रांत पाकिस्तान से गाय की नस्ल आई है, आपको याद रखना है। यहां पर इसका मिल्क प्रोडक्शन आप लोगों से पूछा जाता है। देखो जो थार पारकर गाय है, दो स्थितियों में इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। एक तो होता है सामान्य दशाओं में और एक होता है शुष्क दशाओं में। शुष्क मतलब जहां पर पानी की कमी है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसलमेर या थार के रेगिस्तान की, तो वहां पर इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 1100 केजी प्रति ब्यात होता है, जबकि सामान्य दशाओं में 2100 केजी प्रति ब्यात होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अच्छे से याद रखना। और हाँ, अगर ये वीडियो वाकई में अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक आपको शेयर करते रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता रहूं और आपको आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, आपको सफलता जरूर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की कौन सी नस्ल जानी जाती है? जिसके दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है। एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, क्या वो मुर्रा है या फिर वो भदौरी है या जाफराबादी है या सूरती है? बताइए कौन सी नस्ल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भदौरी होगा। भदौरी का नाम आपने सुना होगा, तांबे जैसा रंग है तेरा। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसमें वसा कितना है? 12 से 14% वसा की मात्रा होती है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तांबे जैसा रंग है तेरा, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा, वी आकार का शरीर है तेरा। ये तीन इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। मुर्रा की बात करें तो बालक इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी जैसे होते हैं और पूरे विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। कई सारी इंपोर्टेंट विशेषताएं हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जाफराबादी की बात करें तो उसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे भारी भरकम होती है। सबसे भारी भरकम ऐसे दिखाई देती है जैसे कि कोई हाथी दिखाई दे रहा हो। ठीक है, इसीलिए इसको मिनी एलिफेंट की संज्ञा दी गई है। हम बात करें सूरती, तो जो सूरती है इसके सींग कैसे होते हैं बालक? दराती आकार के होते हैं, लाइक सीकल। ठीक है, आपने देखा होगा हंसी आकार सींग होते हैं किसके? सूरती के। आगे बढ़ूं, अब तक 9 क्वेश्चन हमने सोल्व किए। उम्मीद करता हूं 9 के 9 अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को पालते हैं। जो टोगनबर्ग नस्ल है इसको क्यों पालते हैं? क्या दूध के लिए इसको पाला जाता है, या मांस के लिए इसको पाला जाता है, या ऊन की प्राप्ति के लिए इसको पाला जाता है, या इन सभी के लिए इसको पाला जाता है, या इन सभी में से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो, जो टोगनबर्ग नस्ल है इसको किस लिए पाला जाता है? तो दूध की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इसको अधिकतर पालते हैं। याद रखना, इसका ओरिजिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओरिजिन क्या है? इसका स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी गई है और इसको पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जाता है। कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। हमारा क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो गया? सर जो टोगनबर्ग हैं इसको दूध की प्राप्ति के लिए पाला जाता है। इसके अलावा दूध से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया है, जो दूध की रानी है। क्या है? दूध की रानी कौन सी बकरी की नस्ल को कहा जाता है? तो बालक ये कहा जाता है किसको? सानेन को कहा जाता है। आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जमुनापारी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है। जमुनापारी का आपने नाम सुना होगा, काफी अच्छी ब्रीड है किसकी? बकरी की। ठीक है, अब इसका जो ओरिजिन है, उत्पत्ति वो कहां से मानी गई है? अब देखो, ऑप्शन में यूपी के दे रखे हैं सब कुछ, है ना। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको याद होना चाहिए कि कौन से जिले से हैं। तो आओ देखो, ऑप्शन है एटा जिला, इटावा जिला, या आगरा जिला, या मैनपुरी जिला। तो देखो, जो
जमुनापारी बकरी की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इटावा जिला है। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और आगरा, जहां पर ताजमहल बना हुआ है, जहां पर प्यार की एक निशानी बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की नस्ल को कहते हैं, कहने का मतलब है राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है, ये संज्ञा किसको दी गई है? मेरिनो का आपको पता होगा कि सबसे अच्छी नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ ऊन क्वालिटी के लिए जानी जाती है। ऐसे हमारे राजस्थान में उससे मिलती जुलती कौन सी है, किसको कहा जाता है? क्या चोकला को बोलते हैं, मारवाड़ी को कहा जाता है, या अविवस्त्र को कहा जाता है, या फिर मालपुरा को कहा जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोकला। जो चोकला भेड़ की नस्ल है, इसको राजस्थान की मेरिनो की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों, भेड़ की 8 नस्लें आपके सिलेबस में है। कितनी है? 8। उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, फोकस बोर्ड पे रखना। मैंने बोला था मामा, क्या बोला था? मामा चोकरो, मामा चोकरो अवी अवी, क्या बोला? मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर, जैसलमेर में गयो, ये हमने बोला था, ये लाइन हमने याद की थी। इस माँ का मतलब बालक क्या देखा था हमने? मारवाड़ी देखा था। इसका मतलब हमने मालपुरा देखा था। भेड़ की नस्ल ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, लाइन याद कर लेना। इसका मतलब हमने चोकला देखा था। करो मतलब हमने देखा था कराकुल, क्या देखा था बालक? कराकुल देखा था। इसका मतलब अविवस्त्र हमने देखा था। इसका मतलब हमने अविकालीन देखा था। क्या देखा था? अविकालीन। और जैसलमेर से जैसलमेरी हमने देखा था। ठीक है, और में से मेरिनो हमने देखा था। ये देखो, भेड़ की 8 नस्लें ऑटोमेटिक आपको याद हो गई होगी। एक लाइन याद करनी है कि मामा चोकरो अभी अभी जैसलमेर में गयो। गयो का कोई मतलब नहीं है, जाने वाले को किसी ने नहीं रोका, हम भी नहीं रोकेंगे। वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने गया है आपकी तरह। ठीक है, तो इससे आपको आपके कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में जो 8 भेड़ की नस्लें दे रखी है, अच्छे से याद हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा हो, ऐसा थोड़ी है कि पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, हार्ड आते हैं। अरे 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको बिल्कुल जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो भी सही लगा के आते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल है, इनमें से कौन सी बकरी की नस्ल है, इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, कौन सी गाय की नहीं है, कौन सी ऊंट की है। तो हमें पहले तो नस्लें भी याद होना चाहिए ना यार। अगर किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। और पशुपालन का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं कैप्टन एग्रो यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस बार मैंने कहा है ना, एग्रीकल्चर पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कैप्टन एग्रो पे पढ़ा रहा हूं अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं अब तक 12 के 12 सही निकले होंगे और समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? अब एक क्वेश्चन 12th वाली किताब से लिया गया है। ऑप्शन है लगभग 100 नस्लें, लगभग 150, लगभग 42 या लगभग 80। अच्छा, लगभग क्यों लगा रहा हूं ये भी बताऊंगा, पहले आंसर दीजिए। भारत में कितनी भेड़ की नस्लें हैं? तो आंसर इसका होगा लगभग 42। प्रेजेंट टाइम पे जो ब्रीड है वो कितनी है बालको? तो 44 नस्लें हैं। किसकी? भेड़ की। याद रखोगे, जिनमें से 8 नाम तो आपको याद हो चुके हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ऑविस एरिस जो भेड़ है, इसका जूलॉजिकल नेम बालक क्या होता है? ये होता है ऑविस एरिस। क्या होता है? ऑविस एरिस। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊंट जमीन से थुई तक की ऊंचाई होती है। अच्छा, थुई जानते हो, कुबड़। जो ऊंट होते हैं दो कुबड़ वाले भी होते हैं, एक कुबड़ वाले भी होते हैं, कैमेलस ड्रोमेडेरी और कैमेलस बैक्टीरियंस। कैमेलस बैक्टीरियंस जिन पर 2 कुबड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो कुबड़ है, ठीक है, आप देखो नस्ल के ऊंट की जमीन से, ठीक है, इस तरीके से सपोज करो ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से पैर है ना। समझने की कोशिश करना भाई, इतना अच्छा ऊंट मेरे को बनाना नहीं आता है, फिर भी देखना और समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई कैमल है हमारे पास। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ये है जमीन और ये है क्या? थुई। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक की बालक, ये ऊंचाई कितनी होती है? कौन सी नस्ल की? बीकानेरी की। क्या 12 से 14 फीट का होता है, या 10 से 12 फीट का होता है, या 7 से 9 फीट का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बालक 10 से
12 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करें 7 से 9 फीट, तो बालक ये होता है किसका, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल की ऊंचाई होती है, याद रखोगे। इसके अलावा जो कुबड़ होता है, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कुबड़ का जो ये घेरा होता है, ये करीबन करीबन 200 सेंटीमीटर का होता है, और यहाँ पर इस कुबड़ की जो ऊंचाई होती है ये 50 सेंटीमीटर होती है, और इस कुबड़ में ये वसा का संग्रहण करता है, ना कि जल का। और इसको क्या कहा जाता है, डेजर्ट ऑफ शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या बालक समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है, जहां से इसका ओरिजिन माना गया है? बीकानेर क्षेत्र, या जैसलमेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, इस पूरी क्लास में इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं होगा। आंसर ऑटोमेटिक क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि बीकानेरी नस्ल जो है ऊंट की, इसका ओरिजिन कहां से है, तो बीकानेर क्षेत्र से माना गया है, याद रखोगे। तो बीकानेरी जो है ये पूरे विश्व की सबसे सुंदर नस्ल भी है बालक। इसके अलावा जैसलमेरी की मैं बात करूं तो ये पुलिस और सेना के द्वारा काम लिए जाते हैं, पुलिस व सेना के द्वारा, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंटी तो चलते हैं, इनके पैर गद्दीदार होते हैं, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, आसानी से चल सकते हैं। तो पुलिस और सेना के द्वारा जब कोई चोर जैसे रेगिस्तान में चला गया, उसको पकड़ने के लिए किसको काम में लेंगे, जैसलमेरी नस्ल को काम में लेते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी होती है। एक अच्छी ठंडी रात इनको मिल जाए तो ये 120 से 140 किलोमीटर चल सकते हैं एक रात के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्रा बीमारी का कारण है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि सर्रा बीमारी होती किसमें, गाय में, भैंस में, भेड़ में, ऊंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ऊंट की बीमारी है और इसको तिवर्सा नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन सा, सर्रा। और जब भी ऊंट में कोई बीमारी होती है तो आप याद रखोगे कौन से देवता की, पाबूजी की पूजा की जाती है, याद रखोगे। और ऊंट पालक जाति बालक कौन सी है, रायका है, कौन सी है, रायका। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, थनैला रोग किसके द्वारा होता है। आपने देखा होगा थनैला रोग जो है गाय भैंस के अंदर होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु, तो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया नामक एक जीवाणु है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया, एगेलेक्सिया नामक एक जीवाणु है, उसके द्वारा ये रोग होता है। और याद रखना, आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक रोग होता है वो थनैला ही होता है। सर ऐसा क्यों होता है, तो आओ सुनो कहानी ध्यान से। मान लो जब एक बार रोग हो गया है ना, तो ये थन अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो ये पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए ये थन खराब हो जाते हैं, और इनसे जो दूध निकलेगा वो भी अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो नुकसानदायक रोग है वो कौन सा है, गायों के अंदर थनैला रोग है, जिससे किसान को काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि दूध निकालने से पहले ग्वाले के हाथ अच्छे तरीके से बढ़िया साफ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, वो गुटखा वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से भी कीटाणु क्या करते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है, क्या जिंक की कमी से होता है। अच्छा, जिंक से तो सर खेरा रोग होता है किसमें, लेकिन धान में, लेकिन बात चल रही है पशुपालन की। कैल्शियम की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है, या मैग्नीज की कमी से होता है। क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। देखो ये रोग कब होता है, जब पशु ने मतलब एक तरीके से बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद अधिकतर इस रोग के होने की संभावना होती है, क्योंकि कैल्शियम खीस के साथ बाहर निकल जाता है अधिक, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी होने की वजह से पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग हो जाता है। जो कैल्शियम की मात्रा है वो 9 से 11 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सीरम होना चाहिए, जबकि ये घटकर 7% रह जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है। कौन से रोग में पशु कौन सी आवाज करता है, घर घर, ऐसी आवाज आपने सुनी होगी। तो आवाज कौन से रोग में होती है, क्या थनैला रोग में होती है,
सर थनैला तो थनों से संबंधित हैं, तो आवाज तो मुख से आती है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगला, सर्रा रोग में होता है, ऊंट में होता है क्या ऐसा, या दुग्ध ज्वर में होता है, या गलघोटू में होता है? सर कहानी समझ में आ गई, ये गले से संबंधित रोग हैं, तभी तो घर घर की आवाज आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गलघोटू रोग हो जाएगा। तो गलघोटू रोग है किसके द्वारा होता है, तो ये पास्टुरेला बोविसेप्टिका, पास्टुरेला बुवेली सेप्टिका, पास्टुरेला ओविस। सर ये क्या कहानी है तीनों की, सुनो। देखो, गाय के अंदर ये रोग अलग होता है, भैंस के अंदर अलग जीवाणु से होता है, और हम बात करें भेड़ व बकरी तो इनके अंदर अलग से होता है। होता तो पास्टुरेला से ही है, लेकिन उनकी प्रजाति अलग अलग है। कौन सी है, देखो, गाय के अंदर होता है बालक पास्टुरेला बोविसेप्टिका, बोविसेप्टिका। इसके अलावा हम बात करें भैंस की, तो भैंस में होता है पास्टुरेला बुबेली सेप्टिका। समझ में आ रहा है। इसके अलावा हम बात करें भेड़ व बकरी, तो भेड़ व बकरी में होता है पास्टुरेला ओविस के द्वारा। किसके द्वारा, पास्टुरेला ओविस। आपने नाम सुना होगा भेड़ का ओविस एरिस, बकरी का होता है केपरा हिरकस। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दुग्ध ज्वर रोग हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की है, क्या जीवाणु जनित है, क्या चयापचयी रोग हैं, या विषाणु जनित है, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ये रोग चयापचयी है, जो कैल्शियम की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पशु प्लेग जिसको रिंडर पेस्ट कहा जाता है, जिसको पशु माता रोग भी कहा जाता है, किसके द्वारा फैलता है? क्या विषाणु के द्वारा यह रोग होता है, क्या जीवाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ जनित है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या आज भी हमारे भारत के अंदर रिंडर पेस्ट रोग होता है या पशु माता रोग होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना एंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विषाणु। देखो, एक छनित वायरस होता है, क्या होता है, छनित वायरस, जो आसानी से छन जाता है, इसकी वजह से पशु प्लेग रोग होता है, जिसको रिंडर पेस्ट या पशु माता रोग भी कहा जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एफएमडी, फुट माउथ डिजीज की बात चल रही है। क्या विषाणु के द्वारा होता है, क्या जीवाणु के द्वारा होता है, या इन दोनों के द्वारा हो जाए, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा विषाणु के द्वारा होता है। देखो, आपने 7 प्रजातियां हैं इस विषाणु की, सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया सेट 1, एशिया सेट 2, ओएसी, ठीक है ना। तो 7 प्रजातियों के द्वारा ये रोग होता है। कौन सा, खुरपका मुंह पका। और ये अधिकतर किसमें होता है, तो 2 खुर वाले, किसमें, 2 खुर वाले पशुओं में होता है। अच्छा, ये रोग पहले कहां पर होता है, मुझे एक बात बताओ, पहले ये रोग खुरों में होता है या फिर मुंह में होता है? तो इस रोग की स्टार्टिंग खुरों से होती है। जब पशु चरने जाता है तो खुरों के माध्यम से इसके विषाणु अंदर आ जाते हैं, और जब पशु को खुरों के अंदर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो पशु अपने खुरों को क्या करता है, जीभ से चाटने लगता है। और जैसे ही जीभ से चाटा और विषाणु क्या कर गए, अरे बोलो क्या कर गए, खुरों से मुंह में प्रवेश कर गए। तो पहले खुरों में और बाद में मुख में होता है। इसीलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, खुरपका मुंह पका रोग कहा जाता है। खुर पक जाते हैं, मुख भी पक जाते हैं, छाले होने लग जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध की उपलब्धता कितने ग्राम प्रतिदिन है? ये 2016-17 की बात चल रही है, पीछे चल जाओ थोड़ा सा, ठीक है। 352 ग्राम, 320 ग्राम, 382 ग्राम, या 220 ग्राम? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 352 ग्राम। बात करें सर वर्तमान की, बात करो ना प्लीज। देखो, वर्तमान में जो अवेलेबिलिटी है वो है 444 ग्राम। कितनी है बालक, 444 ग्राम। अगर हम बात करें ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को 300 ग्राम दूध रोजाना पीना चाहिए, जबकि 444 है, पहले कितना था, 352 था। तो आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी कौन से राज्य की है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आंसर दे देना, किसकी है, पंजाब की है। पंजाब की आई थिंक 1200 के पार है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, हरियाणा आता है। याद रखोगे। आगे बढ़ू, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में
वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा, ये जो मैंने बताया ना आंकड़ा, ये 2021-22 के अनुसार आपको बताया है ना, कंफ्यूज मत होना। वर्ष 2013 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना था, पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंटेज था? 12%, 18%, 5% या 4%? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18% था। सर आज की बात करूं तो आज की तो नहीं करूंगा, लेकिन 2021-22 का डेटा मैं आपको बता देता हूं। इसके अकॉर्डिंग 23% है। कितना है? 23% हिस्सेदारी है अभी विश्व में भारत। और याद रखोगे, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन होता है, मतलब इसने प्रथम रैंक हासिल कर रखी है, फर्स्ट नंबर पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरे 24 के 24 क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से सही दिए होंगे आपने। मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 24 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। और हाँ, एक और उम्मीद करता हूं कि ये 24 के 24 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है, या अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर 11-12 के एमसीक्यू हमें सोल्व करवा दो, तो बिल्कुल मैंने सारे के सारे सोल्व करवा दिए हैं। अब आप क्या पढ़ना पसंद करोगे, थ्योरी क्लास या इसी तरीके से प्रैक्टिस, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। कुछ टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जो कमेंट मैंने पढ़े थे, बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें एक तो वीड वाला टॉपिक हमें समझा दो अच्छे तरीके से, एक वेदर एंड क्लाइमेट वाला टॉपिक है वो हमें समझा दो अच्छे तरीके से। तो आप इन दोनों में से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।